वेक्टर के अंदर हमने वेक्टर के अंदर अभी तक डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आज हम लास्ट पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी बात करेंगे। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं? यहां से देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। ओके, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। लेकिन ये पैरेलल होगा एन कैप किसके? ए क्रॉस बी के। इसकी जो डायरेक्शन है आप वो राइट हैंड रूल से डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आप ए से बी की ओर हाथ को रोटेट करते हैं तो ए क्रॉस बी जो पहले वेक्टर आ रहा है उसके बाद की ओर छोटे एंगल के थ्रू, ये एंगल है एक ये रहा, तो स्मॉल एंगल ये रहा ना, ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? बाहर की ओर। तो आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी किधर है? बाहर की ओर। लेकिन बी क्रॉस ए करते तो थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। तो बी क्रॉस ए आपके पास क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? अगर आप इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू पता करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन थीटा। इस ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बाय, इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। राइट, ये आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर आपके पास ए और बी के मॉड की बात की जाए तो आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड क्या है? ए बी साइन थीटा। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो, उस केस में ए क्रॉस बी का जो मॉड है उसे आप क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस आई की बात करते हैं, जे क्रॉस जे की बात करते हैं, के क्रॉस के की बात करते हैं, ये सब 0 हो। दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है? 0 होता है। ऑलवेज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज 0। अगर हम बात करें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की, तो उस केस में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास वो ए बी साइन 90, मतलब ए बी होगा जो मैक्सिमम है। ओके, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर हम यहां से आई क्रॉस जे देखें या जे क्रॉस के देखें या के क्रॉस आई देखें तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं इन एक्सेस की बात करता हूं, एक्सेस ऑलवेज आई से जे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होता है और जे से के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कभी नहीं होता। आप ऐसा नहीं है एक्स वाई जेड किसी को भी ले लो, हाँ ऐसे लो कि वाई से, मान लो आपने इस डायरेक्शन को एक्स लिया तो एक्स से एंटी क्लॉकवाइज वाई, तो ये वाई लेंगे। राइट, अब इसको अगर आप जेड ले लोगे तो जेड से एक्स ऐसे जाओगे ना, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो ये नहीं ले सकते आप। एक्स ये लिया है तो इसको जेड नहीं ले सकते, उधर वाले को जेड ले सकते हैं।
क्योंकि उधर से फिर इधर आओगे, है ना, उधर वाले को ले लिया, ये आप ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर? तो उस केस में ये x है तो ये आप y लेंगे, तो ये आप z लेंगे, तो अब x से y की ओर आया, एंटी क्लॉकवाइज आए 90 डिग्री, फिर ये y से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर गए, ये z हो गया, फिर z से एंटी क्लॉकवाइज आप x की ओर। मेरी बात क्लियर? तो ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मान लो I है ना, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज J होगा और एंटी क्लॉकवाइज K होगा। अब I क्रॉस J का जो प्रोडक्ट है क्रॉस, वो I के भी परपेंडिकुलर होगा, J के भी, तो वो क्या होगा, K होगा। तो देखो I क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज है ना, I क्रॉस J, तो ये K कैप आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो I क्रॉस J क्या आ गया, K, J क्रॉस K क्या आ जाएगा, I, और K क्रॉस I क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। अगर आप उल्टा चलेंगे, इन्हें क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये नेगेटिव होते जाएंगे। आपने J क्रॉस I लिया, J क्रॉस I, तो उल्टा जा रहे हैं, तो रिजल्ट भी माइनस K आ जाए। आप यहां से देखें, K क्रॉस J लिखते हैं, K क्रॉस J, तो उल्टा आएंगे माइनस I आ जाएगा, और I क्रॉस K लिखेंगे तो आपके पास माइनस J आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, इनके यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, अगर आप यहां से इनके मैग्नीट्यूड की बात करते तो I क्रॉस J का वैल्यू K कैप होता है और K कैप 1 ही होता है। J क्रॉस K I कैप होता है, वो भी 1 ही होगा, और K क्रॉस I J कैप होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए, इस प्रॉपर्टी के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। पहली बात तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, तो क्या होते हैं, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। देखो, A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि A क्रॉस B ऑलवेज इक्वल होगा माइनस B क्रॉस A। आप यहां से लिख सकते हैं कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A का सम ऑलवेज क्या बनेगा, 0 बनेगा। मेरी बात क्लियर? इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए दूसरी बात, आपके पास अगर A क्रॉस B प्लस C है तो क्या आएगा, A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C आएगा। इसको आप ये नहीं लिख सकते कि A प्लस B क्रॉस C, क्योंकि ये लिखेंगे तो क्या आएगा, A क्रॉस C और प्लस B क्रॉस C आ रहा है, ये इक्वल नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर? दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एक चीज और देखिए, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है, मान लो कह दें कि A क्रॉस B क्रॉस C आ जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ये जो पहले अंदर है उसको एक को बाहर निकाल लें, फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर माइनस सेकंड वाले को बाहर निकाल लें और फर्स्ट वाले के साथ बाहर वाले का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, इसका आप यूज कहां करते हैं, यूज कहां करते हैं हम इसका, वो भी आपको बता दूं। आपको सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि A इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्रॉस R होता है ना, और टॉर्क जो है, टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F होता है, और आप F को क्या लिखते हैं, M इंटू A लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, मैंने M को बाहर रख लिया, और A को अगर आप ये लिखें
तो आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना, आर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर हो गया। अब देखो, जब आप यहां देखेंगे ए की जगह आर है, बी की जगह अल्फा है और सी की जगह फिर आर है, तो बी बाहर रहेगा। ये ए था आपके पास, ये बी था, ये सी था। तो फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें यहां, बी मतलब अल्फा, क्या बचा आर डॉट आर, फिर माइनस सी मतलब आर, फिर आर क्रॉस अल्फा, और आर क्रॉस अल्फा 0 होता है क्योंकि आर और अल्फा परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अल्फा के। अल्फा क्योंकि रोटेशन अक्ष के अलोंग होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और आर उसी प्लेन में होता है। तो ये आर डॉट आर क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर अल्फा वेक्टर होगा, जिसे आई लिखोगे आप, तभी आप टो इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, ये डॉट था, सॉरी, क्योंकि आर और अल्फा परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मेरी बात क्लियर हुई ना। तो ये एक ट्रिपल प्रोडक्ट का है जो आपके काम आ सकता है। इसके अलावा कंपोनेंट्स भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। कंपोनेंट कैसे पूछता है, देखिए, आपको मान लीजिए ए और बी में कोई एंगल दिया है थीटा, ये ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। आप कहते हैं ना कि बी का इस पर कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, जो आप डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं पीछे पड़ा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसे आप लिखेंगे बी साइन थीटा। ओके, तो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो क्या है, बी साइन थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा, तो उसका मॉड बाय ए आप लिख सकते हैं, इसका मॉड बाय ए, ये आपके पास क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। ऐसे ही अगर पूछ ले कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो आपके पास ए साइन थीटा होगा, और उस ए साइन थीटा को आप लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय बी आ जाएगी। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी का मॉड लिखते हैं, तो ए साइन थीटा क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मॉड बाय बी हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर के कंपोनेंट दिए हैं, मान लो ए वेक्टर इक्वल टू दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर का आपको दिया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3। उस केस में अगर आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या ए क्रॉस बी देखें, तो आपके पास क्या आएगा, इस केस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। पहले ए था तो ए के सारे कंपोनेंट, आई के साथ आई का, जे के नीचे जे का और के नीचे के। फिर बी के कंपोनेंट आप पुट करेंगे। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप, इनको आप छोड़ देंगे, इन चार की बात करेंगे, तो a2 b3 क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a2 b3 माइनस a3,
फिर माइनस लेंगे जे कैप, फिर यहां से ये 4 रह गए तो A1 B3 और माइनस A3 B1, और फिर आप के की बात करेंगे के कैप A1 B2 और फिर A2, ये आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया। ये आपके पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब अगर आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आप क्या लिखते थे कि A डॉट B 0 हो गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0। लेकिन अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, उस केस में आप लिख सकते हैं कि A क्रॉस B 0 हो जाएगा। अगर A पैरेलल हो B के तो उस केस में आप क्या लिखोगे, A क्रॉस B इक्वल टू 0, जिसे आप क्या लिखेंगे 0 I कैप 0 J कैप और 0। कहने का मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगर ये 0 तो A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल टू 0, जिससे A2 बाय A3 इक्वल टू B2 बाय, अगर सेकंड की बात करें तो A3 B1 माइनस A1 B3 इक्वल टू 0, तो उस केस में आपके पास क्या आया A1 बाय A3 इक्वल टू B1 बाय, और अगर लास्ट वाले की बात करें A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो A1 बाय A2 B1 बाय B2 और सॉरी A1 बाय, ये गलत बता दिया हमने, इसको इधर लाओ, ऐसे लिखेंगे A2 बाय B2 इक्वल टू A3 बाय B3। यहां से देखिए A1 बाय B1 इक्वल टू A3 बाय B3, यहां से लिखेंगे A1 बाय B1 इक्वल टू A2 बाय, और इन तीनों से आप क्या लिखोगे A1 बाय B1 इक्वल टू A2 बाय B2 इक्वल टू A3 बाय, ये आपके पास तीनों का रिलेशन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा एक क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन आता है, जिसे हम कहते हैं कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसका आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी ट्राइंगल का, या किसी पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, एंगल थीटा था, इसका वैसे एरिया क्या होता है, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एच, तो इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। हाइट को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो आपके पास ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी। अगर आप ट्राइंगल लेना यहां से भी देखें, ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर हो तो इस ट्राइंगल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, 1/2 ए क्रॉस बी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके, 1/2 ए क्रॉस
बी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर पैरेललोग्राम का एरिया इसके डायगोनल की फॉर्म में पूछ लिया जाए, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, एक डायगोनल ये है जिसे R1 वेक्टर लिखते, एक डायगोनल ये है जिसे R2 वेक्टर लिखते। यहां R1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? आपको पता है a प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन R2 वेक्टर को क्या लिखेंगे? ये R2 इधर ले लिया मैंने, इसका मतलब इसे आप लिखेंगे, या ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए a माइनस बी, क्योंकि ये पड़ा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अब अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो R1 क्रॉस R2 क्या होगा? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। और जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, उस केस में आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा R1 क्रॉस R2 इक्वल टू a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। ये 0 हो गया, माइनस a क्रॉस b, और ये भी माइनस a क्रॉस b, मैंने उल्टा करके लिख दिया इसको, ये भी 0 हो गया, तो माइनस 2a क्रॉस b हो गया। या आप लिख सकते हैं a क्रॉस b का जो मॉड आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1/2 R1 क्रॉस R2, मतलब उनके डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होगा। इसे हम एरिया लिखते हैं, तो एरिया क्या होगा? 1/2 R1 क्रॉस R2। R1 R2 क्या है? डायगोनल्स हैं उसके, किसके? पैरेललोग्राम। ओके, ये आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिक्स के अंदर जो आप पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, ओमेगा क्रॉस आर होती, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन पढ़े, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए टॉर्क और फोर्स का रिलेशन पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं। ओके, अब हम इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ से। देखिए, इसके अलावा आपके पास एक कंसेप्ट आता है कि जब दो वेक्टर कोलिनियर हो तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, दो वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो डेफिनेटली उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अगर कोई कहता है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो आप उस केस में कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग हैं। ये ए वेक्टर था आपके पास, ये बी था। अगर मैं किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट देखूं, मान लो ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट ये रहा जो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये रहा जो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये रहा जो सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये ओरिजिन से तीनों के यूनिट वेक्टर देख लिया हम। अगर ए और बी पैरेलल है
यहां से आप ए वेक्टर को लिख क्या सकते हैं, इस ट्राइंगल से आप लिख सकते हैं ना कि a प्लस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, both are same sense and third is in opposite sense, that a vector equal to b minus a। और आगे देखें b प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, देन आप b वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं c वेक्टर माइनस, एंड इफ a एंड b आर कोलिनियर देन a क्रॉस b को आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए क्रॉस c माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास b क्रॉस c माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो आप इसे 0 लिख सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं b क्रॉस सी, ये इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव होते ही बाहर वाले नेगेटिव के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए और इक्वल टू 0। ये आपके पास इन तीनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का सम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई कह दे कि वेक्टर कोप्लेनर है, अगर दो वेक्टर कह दे कि कोप्लेनर है, मान लो एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर, तो ए और बी क्या है, कोप्लेनर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली इनके सम के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसी एक के परपेंडिकुलर होगा, राइट। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक के परपेंडिकुलर होगा। आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज करते हुए उनके कोप्लेनर का रिलेशन निकाल, मान लो किसी एक वेक्टर में कोई उसने कोऑर्डिनेट को मिस कर दिया है और उस केस में आपसे पूछ ले कि उसका मिसिंग कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, अगर वो दोनों कोप्लेनर हैं तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा ए के, ओके, या बी के, जिसके साथ आपके पास रिलेशन आ जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट बी और ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी ऑलवेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आप इसे 0 पुट करते हुए इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 वेक्टर कह देता है कि दीज आर कोप्लेनर, तो उस केस में आप इस रिजल्ट को और भी अच्छे से बता सकते हैं। अगर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, then definitely the cross product of any two is perpendicular to third, because तीनों एक ही प्लेन में है और दो का क्रॉस प्रोडक्ट उसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो डेफिनेटली वो थर्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ए क्रॉस बी डॉट सी करते हुए, अब इसमें कई बार कोई कोऑर्डिनेट मिस कर देता है तो उसको आप थर्ड मान लो, दो का क्रॉस प्रोडक्ट आसान हो जाएगा करना, फिर डॉट प्रोडक्ट आसानी से करके आप उसे 0 रख सकते हैं। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ओके। देखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, 2 वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 4 प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू I cap plus
जे कैप प्लस के कैप, then find the unit vector perpendicular to plane of A and B। देखो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर देखना है। तो आपको पता है ना कि A क्रॉस B इक्वल टू जो ए बी साइन थीटा होता है एन कैप, जो एन कैप है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी और इनके प्लेन के भी। तो आप लिख सकते हैं एन कैप इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी बाय ए बी का मॉड, क्योंकि ये क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड है। ओके, अब देखिए आप लिख सकते हैं यहां से ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, आई जे एंड के। आपके पास आई क्या है, ए क्या है 2 -4 और 1, और बी क्या है आपके पास 1 1 1। तो आप लिख सकते हैं आई -4 और -1 माइनस जे 2 -1 और प्लस के 2 और +4। तो आपके पास क्या आ गया, -5i -j और +6 के आ जाएगा। जब आप इसका मॉड लेंगे तो उस केस में क्या होगा, जब आप इसका मॉड लेते हैं a + b का मॉड, तो उस केस में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a क्रॉस b का जो मॉड होगा वो क्या है, रूट -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 25 + 1 + 36 का रूट। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, 26, 50 और 62 का रूट आ जाएगा। ओके, तो उस केस में आपके पास आई एन कैप क्या आ गया, -5i कैप -j कैप +6 k कैप बाय √62। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, कहाँ, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपसे अगर पूछ लेता है कि इफ a vector equal to 2i cap plus alpha j cap minus k cap and b vector equal to I cap plus j cap plus k cap are minus k cap, ये -2k cap और ये +2k cap, सॉरी -k cap are parallel to each other, then find value of alpha। अब इसमें जब ये पैरेलल होंगे तो डेफिनेटली a1 बाय b1 इक्वल होगा a2 बाय b2 इक्वल होगा a3 बाय a1। आपके पास 2 है तो 2 बाय 1 इक्वल टू अल्फा बाय 1 इक्वल टू -2 बाय -1। तो आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके पास उसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए कि द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ a vector, b vector and c vector, find the value of small a if a vector, b vector and c vector are 2i cap minus j cap plus k cap और b की वैल्यू दी है i plus 2j minus 3k और c की वैल्यू दी है 3i
और प्लस AJ and minus 5K are coplanar to each other, are coplanar to each other. ओके, आपके पास ये रिजल्ट दिया है। देखो इसमें अननोन वैल्यू है तो इसको भूल जाओ, इन दो का एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करो। आप लिख सकते हैं कोप्लेनर के लिए A क्रॉस B शुड बी क्या होगा, डॉट C इक्वल टू 0, क्योंकि A क्रॉस B जो होगा A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो A का प्लेन है वही B का है, वही C का, तो वो डेफिनेटली C के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपके पास A क्रॉस B क्या हो गया, IJK। आपके पास क्या है, 2 -1 और +1, 1 2 -3, राइट। ये आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, I कैप +3 -2 -J कैप -6 -2 प्लस K कैप 2 to 4 -1 +1। आपके पास क्या आ गया, I कैप माइनस +8J कैप और +5 K कैप आ गया। मेरी बात क्लियर। अब इसका C के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए, तो आप निकाल लीजिए यहां से A क्रॉस B डॉट C शुड बी 0। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई, A क्रॉस B डॉट C इक्वल टू क्या होगा, ये है I + 8J + 5K डॉट, ये क्या है 3I + AJ और +5K इक्वल टू क्या हो गया, 3 + 8A + 25 तो इक्वल टू क्या है 0। तो आपके पास 8A इक्वल टू -28 हो जाएगा। ओके, -28। तो उस केस में आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा A इक्वल टू -28/8। क्लियर। इसको और चेक कर लो एक बार। I कैप के लिए क्या हो गया, माइनस माइनस +3 हो गया, राइट, और ये -2 हो गया। ओके, क्योंकि 2 -1 1 और 1 2 -3। ओके, तो ये 2 हो गया। -J के लिए -6 -1 होगा, ये सर -6 और -1 होगा। K के लिए देखिए 2 to 4 और +1, तो ये 7 हो जाएगा सर। तो यहाँ पर ये 7J कैप होगा, तो ये 7A हो गया। तो आपके पास ये बाय 7 होगा, तो रिजल्ट कितना आ गया, -4 आ जाएगा। मेरी बात की ये सही कर लेना, ये -1 होगा, क्योंकि आप इसको भूल गए, -6 और 1 का होना था, गलती से 2 से कर दिया। 1 × 1 क्या होगा, -1। ओके, तो उस केस में ये -7, तो +7 आ जाए, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपने उनको भी करना है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट, हमारे पास इसकी शीट है, हम उस शीट के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ भाई, अब हम शीट की बात करेंगे। शीट में देखिए, सबसे पहले स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेज फर्स्ट, the vector projection of vector 3i cap plus 4k cap on the y axis is। देखो किसी भी वेक्टर की जब बात करते हैं अपन, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में x y और z क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो हमें वेक्टर दिया है उसमें 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप दिया है, तो इसका मतलब y एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। Which of the following statement is true when the coordinate axes are translated, the value of components of a vector in the plane change?
When the coordinate axes are translated, the value of components of a vector in the plane change. देखो जब coordinate axis translate होंगी तो उनकी पोजीशन शिफ्ट होगी, उस केस में कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, ओके, क्योंकि कंपोनेंट जो वेक्टर का एंगल है एक्सेस के साथ वो वही रहेगा, ओके। तो वो कह रहा है कि सॉरी, जब ट्रांसलेट हो जाएंगी तो कंपोनेंट, हाँ मान लीजिए, देखो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है ये आपके पास एक्सेस थी, आप इसे ट्रांसलेट कर देते हो, ये आपके पास कोई वेक्टर था, आपने इसे ट्रांसलेट कर दिया, ये ले गए, ये नई एक्सिस आ गई, तो उस केस में इस वेक्टर के लिए क्या होगा, कंपोनेंट यहां आ जाएंगे, ओके, क्लियर। तो इस पार्ट का अलग हो गया, ये नेगेटिव में आ गया, ओके, तो उस केस में इसके कंपोनेंट्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, ओके। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सॉरी, when a coordinate axes are translated the value of, जैसा वैल्यू की बात कर रहे तो कंपोनेंट की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि ये वेक्टर था ना, तो ये वेक्टर था, तो इसका इस एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट तो यही रह जाएगा ना, एक्सेस आगे चलेगी लेकिन इसके अलोंग कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले था, ओके, चेंज नहीं होगा, गलत स्टेटमेंट है। when the coordinate axes are rotated through at some angle component of vector change बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ये सही कह रहा है। मान लो आपके पास ये एक्स वाई था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यहाँ कोई वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड तो आर ही रहेगा, ये एंगल थीटा था। अब आपने क्या किया, इस वेक्टर को रोटेट कर दिया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया, आपके पास नई एक्सिस ये आ गई, ये नई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आप इसे अल्फा से चेंज कर दिया, तो उस केस में इस वेक्टर का एंगल क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। तो पहले x के अलोंग इसका कंपोनेंट आ रहा था r cos थीटा, अब इसका x के अलोंग कंपोनेंट आएगा r इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो इसके कंपोनेंट चेंज हो गए लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि वेक्टर की लेंथ वही रहेगी, ये सही स्टेटमेंट है। सम ऑफ a एंड b's r if the magnitude of a alone is increased angle between a and b decrease। देखो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ए और बी है, ये इनका रिजल्टेंट है, आपको पता है ये दो एंगल हैं, ये आपको पता है कि बड़े वेक्टर के साथ एंगल छोटा होता है। ये कह रहा है कि जब आप ए को इंक्रीज करोगे, ए इंक्रीज होगा, तो उस केस में उसके साथ वाला एंगल क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो उस केस में उसके साथ वाला एंगल, क्योंकि बड़े वेक्टर का एंगल अगर a ग्रेटर देन b है ना, तो अल्फा लेस देन बीटा, ग्रेटर के साथ वाला एंगल छोटा होगा, तो ये एंगल डिक्रीज होने, ये डिक्रीज होगा तो बीटा क्या है, इंक्रीज। इसके इंक्रीज होने पर जो नया वेक्टर है r वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, वैल्यू इसकी वही रहेगी लेकिन शिफ्ट इधर हो जाएगा, ओके। तो ये वाला एंगल जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसने कहा है कि बीटा डिक्रीज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i + 4j इज 12, 12 नहीं है, 3i + 4j का क्रॉस प्रोडक्ट 12 k कैप होगा, नॉट 12, 12 एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अगर मैग्नीट्यूड कहता फिर ये सही हो जाता, तो इसका सेकंड आंसर आ जाए। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with the vertical, its vertical component। देखो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं, हमने आपको बताया था वेक्टर जिसके साथ जो एंगल बनाता है उसका कंपोनेंट वो कॉस हो जाता है, ये 60 डिग्री है तो ये कंपोनेंट इसका कॉस होगा। अगर ये 5 न्यूटन था आपके पास तो ये कंपोनेंट 5 cos 60 होगा, जो 1/2 मतलब 2.5 न्यूटन आ जाएगा। A particle starting from origin moves in a straight line in xy plane. Its coordinate at a later time are √3 and 3. The path of the particle makes with the x-axis an angle of। देखो कोई पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कुछ टाइम बाद उसकी नई पोजीशन जो है वो हो जाती है √3, 3।
तो उसका एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल आपसे पूछा जाए तो ये आपके पास 3 है, ये √3, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपके पास √3 हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज, देखो ए और बी का रिजल्टेंट आर है, और जिसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस आई, 4i और माइनस i क्या हो गया 3i, 3j और 3j क्या हो गया 6j, और 6k और माइनस 8 कितना हो गया -2k। तो इसका यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4, तो 49 कितना आ गया 7। तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आप लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बाय 7। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप, ये आपके पास इसका वेक्टर यूनिट आ जाएगा। With respect to a rectangular coordinate system, 3 vectors are expressed. A vector equal to 6 क्वेश्चन में देखिए, A vector equal to 4i minus j cap, B vector equal to minus 3i plus 2j cap और C vector equal to minus k cap. Then R vector along the direction of sum of these 3 vector. तो इन तीनों का सम देख लीजिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी का आपके पास i कैप प्लस j कैप और माइनस k। ओके, अब वो कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर देखिए, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा आपके पास √1 + 1 + 1 मतलब √3, तो आपके पास r कैप क्या हो गया r वेक्टर बाय r, तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाय, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको दो वेक्टर दिए हैं, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। देखो a प्लस बी निकालना है आपको, a प्लस बी क्या है, उन्हें ऐड कर देंगे नॉर्मली, 4i माइनस 3j और 6i प्लस 8j, तो 4 + 6 10i प्लस 5j आ जाएगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 2i प्लस j लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 5 √2 to 4 + 1 मतलब 5 √5 यूनिट आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू y/x होगा, तो 1/2 हो गया, तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस आपको थ्योरी में बता दिया था। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। 3 forces acting on a body are shown in the figure to have the resultant force only along the y direction. The magnitude of the minimum additional force needed is, देखिए ये आपके पास दो एक्सिस हैं x और y। आप कह सकते हैं इस डायरेक्शन में आपके पास 1 न्यूटन है जो 60 डिग्री के एंगल पर है, इस डायरेक्शन में आपके पास 4 न्यूटन है जो 30 डिग्री पर है, और इधर आपको 2 न्यूटन दिया है तो ये भी 30 डिग्री। उस केस में जब आप इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज,
द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। देखो रिजल्टेंट आपके पास वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो आप सिर्फ एक्स का रिजल्ट देखो, इधर क्या आया 1 cos 60 आया, जिसे आप 1/2 लिख सकते हैं। इधर कितना आया 2 sin 30 आया, जिसे आप केवल 1 लिख सकते हैं। इधर कितना आया 4 sin 30 आया, जिसे आप 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास एफ एक्स जो नेट है वो 0 होना चाहिए। वो है कितना आपके पास, ये 1, ये हाफ और ये -2, और ये आपने जो एडिशनल जोड़ा और इनका सम क्या होना चाहिए 0। तो आपके पास एडिशनल जो मिनिमम फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1/2 न्यूटन हो जाएगी, मतलब 0.5 न्यूटन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी हैज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो आपको पता है रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोनों का सम कितना है 20 न्यूटन है। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, वो कह रहा है 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन ए प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी। देखो एक तीसरे प्लेन में है, किसी प्लेन में अनइक्वल फोर्सेस या अनइक्वल वेक्टर को 0 करने के लिए मिनिमम नंबर 3 होने चाहिए और 2 प्लेन के लिए मिनिमम नंबर 4 होने चाहिए। 3 वेक्टर 2 अलग अलग प्लेन में हो तो उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। सेकंड आंसर आ जाएगा। Two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. If the resultant force is equal to 40√3 Newton, the magnitude of each force is equal to। देखो दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो R इक्वल टू 2a cos 60/2 होगा। ये आपको दे रखा है 40√3 इक्वल टू 2a इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ गया 40 आ जाएगा। अगर a माइनस बी इक्वल टू ए और इक्वल टू बी हो तो a और b में एंगल क्या होगा। आपने पढ़ा है दो इक्वल वेक्टर का डिफरेंस का रिजल्ट क्या होता है 2a sin θ/2। ये भी वो कह रहा है इसके बराबर है, तो 1 इक्वल टू 2a sin θ/2। ओके, तो a से a कैंसिल हो गया। उस केस में sin θ/2 आपके पास 1/2 होगा, तो θ/2 आप लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। लेट द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b इज 20 डिग्री, देन c इज। देखो आपको पता है जब थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो जो a प्लस बी होती है ये ऑलवेज लेस देन होती है किससे, a माइनस बी से। तो a प्लस बी को उसने c बोला है, तो जो c है वो मस्ट बी लेस देन a माइनस बी। ओके, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें सेट दे रखा है 3 फोर्सेस का, वो कह रहा है किसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। पहला 10 10 10 है, तो पहले 2 का रेंज क्या है 10 माइनस 10 0, 10 प्लस 10 20, 0 से 20 थर्ड उस रेंज में आ रहा है। दूसरे वाले में 10 10 20 में रेंज क्या है 0 से 20, तो तीसरा उसमें आ रहा है। तीसरे वाले में रेंज क्या है 10 और 20 की रेंज है 10 से लेकर 30। डिफरेंस रेंज बताया ना आपको, आर क्या होनी चाहिए 2 के डिफरेंस और 2 के सम के बीच में होनी चाहिए। तो उसकी रेंज क्या है आपके पास, आर आपके पास 10 से 30 के बीच में है, तो 10 से 30 के बीच में 23 दे रखा है। नेक्स्ट की रेंज देखिए, वही 10 से 30 होना चाहिए, 40 उससे बाहर चला गया तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो तो तीसरा वेक्टर का बताओ क्या होगा। देखो पहला आपके पास ये है
दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपको पता करना है और इनका रिजल्टेंट x के अलॉन्ग यूनिट होना चाहिए, मतलब i होना चाहिए। आप लिख सकते हैं 3i माइनस जे प्लस के प्लस सी इक्वल टू माइनस आई, तो c इक्वल टू क्या होगा -2i, सॉरी प्लस आई था ये, तो -2i, ये प्लस जे और माइनस के, ये आपके पास तीसरा वेक्टर हो जाएगा। ओके, वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी है तो a डॉट b 0 होगा, क्योंकि इस केस में डेफिनेटली a और a के बराबर है, तो b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में डेफिनेटली b 0 है, लेकिन a 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, ये आपके पास इसके फर्स्ट स्टेज के कुछ क्वेश्चंस थे। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।